सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। So I'm Saksham Agarwal from AIMS Delhi. Scored 715 out of 720 in NEET 2024 and secured AIR 46. अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ये बोल रहा तुम क्या क्या धीरे धीरे करो, जैसे 6 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगातार चलेंगे तो मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीजिंग स्ट्रैटेजी तुम्हारी क्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कैसे करोगे और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज तुम्हारी क्या रहेंगी, ठीक है ना। तो अब ये बात समझो कि 6 मंथ अगर हम 6 महीने पे देखें, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा मान लिया, ठीक है, लेकिन अभी भी चांस तो है क्योंकि 6 महीना इतना बड़ा टाइम है कि तुम अभी भी रिकवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि अब तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि अब काम नहीं किया तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद रिकवर नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा हाई टाइम है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रेप तुम स्टार्ट करो, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रेप स्टार्ट करो। उसके बाद चलो अब इसमें बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वेटेज। सब्जेक्ट वेटेज भाई देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, जैसा एनटीए बोलता है वैसे। फिजिक्स 180 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स का है, बायोलॉजी 360 मार्क्स का है। तो तुम अपना ध्यान बायोलॉजी पे ज़्यादा रखोगे क्योंकि वो सिलेक्शन कराता है, फिजिक्स रैंक दिलाता है, और मतलब केमिस्ट्री में हार्ड क्वेश्चन आ गए तो रैंक, नहीं तो केमिस्ट्री बाकी ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, ठीक है। मेजरली लोग फिजिक्स से डरते हैं तो सोचते हैं कि ज़्यादा करें तो वैसा, बट मेरा यही स्ट्रैटेजी है कि जो जिस हिसाब से उतरा, क्योंकि बायोलॉजी अगर तुम देखोगे तो चैप्टर्स ज़्यादा है, उसमें चैप्टर्स बल्कि भी है। फिजिक्स के अंदर तुम्हारा न्यूमेरिकल्स करने में टाइम जाता है, बट वो चैप्टर्स तो कम ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज तुम्हें ये रखना है कि सबके बीच बैलेंस बना के चलना है, तीनों सब्जेक्ट साथ में कंप्लीट होने चाहिए और सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा नहीं कि यार फिजिक्स कर लिया आप बायो कर ली, ज़्यादा सिर्फ एक में हल्क बन के कुछ नहीं होता। उसके बाद बिल्डिंग एनसीईआरटी फाउंडेशंस इन 2 मंथ्स। देखो जैसे कि अब नवंबर से मतलब 6 मंथ का बता रहा हूँ, तो जैसे कि नवंबर से स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी फाउंडेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में ही बना लो। कैसे बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि तुम्हें जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अ, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नीट में एग्जैक्ट सवाल क्या आते हैं और एनसीईआरटी से वो उठ के कैसे आ रहा है। तो एनसीईआरटी फाउंडेशन सिर्फ एक ही तरीके से बनेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। अब इस बात को समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कैसे एनसीईआरटी से सवाल निकाला गया है। उसके बाद तुम जब एनसीईआरटी वापस पढ़ोगे ना, तब तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी कि हाँ चलो ये कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, यहाँ से सवाल आएगा। अच्छा ये दो स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, इधर से असर्शन रीजन आ सकता है, बात समझ रहे हो। तो ये है। उसके बाद टेस्ट फ्रीक्वेंसी, 6 महीने के हिसाब से तो हर 15 दिन में एक टेस्ट तुम्हें देना चाहिए, जैसे कि हमारे मेंटरशिप के हमारे जो टेस्ट सीरीज रिलीज होगी उसके अंदर भी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी डेली रूटीन हमेशा पूरी फिक्स होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए लाया भी हूँ स्पेशली, ये देखो, ये मेरी नीट के टाइम की डायरी थी। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 7 से 9 ये करना है, 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है, 1 से 11 ये करना है। इस तरीके से मैं लिखता था और अपने डेली गोल्स कंप्लीट करता था। उसी तरीके से तुम्हें भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया डेली रूटीन के बारे में। और इसमें ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक दिन पूरा सिर्फ बायो पढ़ दी, एक दिन कुछ और पढ़ दिया, एक दिन ऐसा। होता क्या था कि जैसे कि कोचिंग के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया उस दिन, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के जो होमवर्क दिया है वो तो सॉल्व करूंगा ही, लेकिन बायो का शायद एनसीईआरटी के कुछ सवाल एनसीईआरटी रिवाइज कर लूंगा, बायो के भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए उसके भी एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगा। उसके बाद पीवाईक्यूज स्टार्ट कर दो, अब बहुत कम टाइम है। पीवाईक्यूज जब करोगे तो तुम्हें वो एनसीईआरटी फाउंडेशन जैसे मैंने बताया वो बनाने में काम आएगा। पीवाईक्यूज तुम करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो जो नीट में सवाल आते हैं वो तुमसे बन रहे हैं। वीकली वर्सेस मंथली टारगेट मैं दिखा दिया, डेली टारगेट तक भी जाना है। मतलब तुम्हें प्लान होना चाहिए कि मंथली मेरे को इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिर वीकली तुम उसको डिवाइड करो और उसके बाद डेली तक लाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रेप है। लोग टूट जाएंगे, लोग भूल जाएंगे कि उनको क्या क्या करना था। तो पहले अपना बड़े टारगेट उसको वीकली टारगेट में तोड़ा, उसके बाद उसको डेली टारगेट में तोड़ना पड़ेगा। टाइम डिवीजन बिटवीन लर्निंग एंड रिविजन,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टेस्ट भी साथ में चल रहे होंगे तो तुम रिविजन भी कर रहे होगे, ऊपर से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो लर्निंग भी चल रही होगी। तो इस तरीके से टाइम डिवीजन रख सकते हो, जैसे कि 9 घंटे तुम पढ़ रहे हो दिन के, तो 3 घंटे और 6 घंटे में डिवाइड कर लिया। 6 घंटे तुम न्यू थिंग्स पढ़ रहे हो, और न्यू थिंग्स से मेरा मतलब है कि न्यू थिंग्स में तुम्हारे जो भी चैप्टर तुमने पढ़ा उसके एमसीक्यू भी सॉल्व किए और उसका एनसीईआरटी भी पढ़ ली, और वो जो 3 घंटे हैं बचे हुए, उस 3 घंटे के अंदर तुम जो टेस्ट आ रहा है, जो भी तुम्हें रिवाइज करना बचा है, जो भी तुम्हारे वीक एरियाज है, उसको भी तुमने कवर कर लिया। समझ गए? तो अब और उसके बाद ट्रैक प्रोग्रेस रियलिस्टिकली। हाउ टू ट्रैक प्रोग्रेस रियलिस्टिकली, इसका बस एक ही तरीका है कि तुम्हें पहले मंथली टारगेट्स बनाने होंगे, उसको वीकली टारगेट तक तोड़ना होगा, उसके बाद उसको डेली टारगेट तक तोड़ना होगा। तो ये अब मैंने बात कर ली, मतलब 6th मंथ तुमने क्या किया, तुमने अपना बेस बनाया, एनसीईआरटी ठीक, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना सीखा, ठीक है। उसके बाद तुमने पीवाईक्यूज प्रॉपर सॉल्व करना सीखा, ठीक है। उसके बाद तुमने अपने टारगेट बनाना सीखा, तुम एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्ड हो गए,